नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का 8वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। प्रोफेसर विकास 3 मकानों के स्वामी हैं जिनका नगर पालिका मूल्यांकन क्रमशः है 50,000 रुपये, 75,000 रुपये एवं 96,000 रुपये वार्षिक है। ये तीनों मकान प्रोफेसर विकास द्वारा अपने निवास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जो प्रोफेसर विकास है वो तीनों मकानों में रहते हैं। तीनों मकानों का उचित किराया सामान्यतः नगर पालिका मूल्यांकन से 20% अधिक है। तो नगर पालिका मूल्यांकन दिया गया है और उचित किराए के बारे में कहा गया है कि उचित किराया जो है वो नगर पालिका मूल्यांकन से 20% अधिक है। उन्होंने तीनों मकानों के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की हैं। पहला है नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्यांकन का 10% है। तो जो नगर पालिका कर है वो नगर पालिका मूल्यांकन का 10% है। प्रथम मकान की मरम्मत पर 4,000 रुपये, द्वितीय मकान के आंतरिक साज सज्जा, चित्रकारी एवं मरम्मत पर 10,000 रुपये तथा तृतीय मकान की मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय किए हैं। तो मरम्मत पर, आंतरिक साज सज्जा पर मकानों के संबंध में व्यय किए गए हैं। इनके संबंध में किसी प्रकार की कटौती मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय नहीं दी जाती। तीसरा है अग्नि बीमा प्रीमियम नगर पालिका मूल्यांकन का 7% है। तो अग्नि बीमा प्रीमियम भी करवाया हुआ है, अग्नि बीमा भी करवाया हुआ है और अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया हुआ है। तो अग्नि बीमा प्रीमियम की कटौती भी मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय नहीं दी जाती है। चौथा पॉइंट है प्रथम मकान उनके पिता ने दिया था। पिता की वसीयत के अनुसार प्रोफेसर विकास मकान की आय में से 3200 रुपये पिता के गुरुदेव के आश्रम को देने को बाध्य हैं। तो जो इस प्रकार का कोई वादा किया हुआ है पिताजी से और उस वायदे को निभाने के लिए अगर वो कोई प्रतिमाह उस मकान की आय में से कोई जो है गुरुदेव को आश्रम में कोई देते हैं उसमें से कोई रकम, तो ऐसी भी किसी जो है खर्चे की कटौती मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय नहीं दी जाती। पांचवा है प्रत्येक मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर गत वर्ष में देय ब्याज 10,000 रुपये, 18,000 रुपये एवं 25,000 रुपये था। ऋण का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। तो जो मकान संपत्ति से आय की जब गणना की जाती है तो केवल 2 ही प्रकार की कटौतियां दी जाती है। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक मानक कटौती दी जाती है एनुअल वैल्यू में से, और दूसरे मकान की मरम्मत के लिए, नवीनीकरण के लिए या फिर मकान के निर्माण या क्रय के लिए अगर कोई ऋण लिया है तो उसके संबंध में कटौती दी जाती। ऋण लिया है तो उस पर अगर कोई ब्याज चुकाया है तो ब्याज के संबंध में कटौती दी जाती है। बाकी किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं दी जाती। छठा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय मकान का निर्माण कार्य सितंबर 2012, नवंबर 2012 एवं जून 2013 में समाप्त हुआ। तो ये मकान का निर्माण कब हुआ उसके बारे में सूचना दी गई है। प्रोफेसर की मकान संपत्ति की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। तो प्रोफेसर विकास की मकान संपत्ति से कर योग्य आय ज्ञात करनी है। तो प्रोफेसर विकास जो हैं उनके पास 3 मकान है और तीनों मकानों में वो स्वयं रहते हैं। तो 1 या 2 मकानों तक की जो है आयकर अधिनियम में छूट है कि 1 या 2 मकानों तक स्वयं के रहने के लिए मकानों का प्रयोग किया जा सकता है, या यूँ कहें कि 2 मकान स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, उनके संबंध में छूट दी जाती है। उन मकानों का वार्षिक मूल्य 0 माना जाता है। देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from house property of Professor Vikas for the assessment year 2020-21। तो पहला ऑप्शन ये है कि तीनों मकानों को इफ ईच हाउस इज ट्रीटेड टू बी लेट आउट। तो पहले हमको क्या करना होगा, जब तीनों मकानों का स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो पहले हमको तीनों मकानों को किराए पर उठाया हुआ मानकर जो है तीनों मकानों की आय की गणना करनी होगी। इफ ईच हाउस इज ट्रीटेड टू बी लेट आउट। तो 3 मकान हैं। हाउस फर्स्ट, हाउस सेकेंड और हाउस थर्ड।
तीनों मकानों का म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 50,000, 75,000 और 96,000। 50,000, 75,000 और 96,000। फेयर रेंट, उचित किराया जो है 10% अधिक है। उचित किराया जो है वो 10% अधिक है नगरपालिका मूल्य से। जो है 20% हायर है, 20% हायर टू म्युनिसिपल वैल्यूएशन MB। तो 20% अधिक है, तो 50, अगर पहले मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000 है तो उसका फेयर रेंट होगा 60,000 रुपये, 20% अधिक है। दूसरे मकान का जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 75,000 है तो 15,000 रुपये अधिक होगा। और तीसरे मकान का 96,000 रुपये म्युनिसिपल वैल्यूएशन है तो इससे 20% अधिक फेयर रेंट होगा। तो 96,000 का 120% ले लेंगे, 1,15,200 रुपये। अपेक्षित किराया, इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वो अपेक्षित किराया कहलाती है। और अगर मकान के संबंध में स्टैंडर्ड रेंट दिया गया हो तो अपेक्षित किराया स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया है, इसलिए इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वही अपेक्षित किराया एक्सपेक्टेड रेंट होगी। विच एवर इज हायर, ए और बी, ए और बी दोनों में से जो अधिक है वो एक्सपेक्टेड रेंट होगी। साठ 90,000 और 1,15,200। यहाँ पर जो करदाता है वो तीनों मकानों में स्वयं निवास करता है, तो किसी प्रकार का उसको किराया प्राप्त नहीं होगा, तो यहाँ पर रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड नहीं आएगा, और ना ही किसी प्रकार की वैकेंसी पीरियड के संबंध में यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा। यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है, यही एक्सपेक्टेड रेंट एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दिए जाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है म्युनिसिपल वैल्यूएशन के, तो 5,000 रुपये पहले मकान के संबंध में म्युनिसिपल टैक्स घटाए जाएंगे, दूसरे मकान के संबंध में 7,500 रुपये म्युनिसिपल टैक्स के घटाए जाएंगे, और तीसरे मकान के संबंध में 9,600 रुपये म्युनिसिपल टैक्स के घटाए जाएंगे। ये घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी एनुअल वैल्यू आ जाएगी मकानों की। 55,000 रुपये। दूसरे मकान की जो है एनुअल वैल्यू आएगी 90,000 में से 7,500 म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दिए 82,500, और तीसरे मकान की 1,15,200 में से 9,600, 1,05,600 रुपये एनुअल वैल्यू है। एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाएगा। दो प्रकार की कटौतियाँ मिलती है केवल, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% ऑफ एवी, जो एनुअल वैल्यू है उसका 30% होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 55,000 का 30% 16,500, 82,500 का 30% हो जाएगा 24,750, और 1,05,600 का 30% हो जाएगा 31,680। और दूसरी डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट के संबंध में। अगर मकान को बनवाने के लिए, मकान को खरीदने के लिए, मकान की मरम्मत, नवीनीकरण आदि के लिए अगर कोई ऋण लिया जाता है तो उस ऋण पर चुकाया गया जो ब्याज है उसके संबंध में मकान संपत्ति की आय में से कटौती दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहले मकान के संबंध में 10,000 रुपये का ब्याज चुकाया है, दूसरे मकान का 18,000 और तीसरे मकान का 25,000 रुपये का ब्याज चुकाया है। 10,000, 18,000 और 25,000 रुपये का ब्याज चुकाया है, तो ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। 55,000 में से, और इसको हम कहेंगे
स्टेप 1, ये स्टेप 1 है। तो टैक्सेबल इनकम होगी 55,000 में से 16,500 माइनस 10,000, 28,500। फिर 82,500 में से 24,750 म्युनिसिपल टैक्सेस के, स्टैंडर्ड डिडक्शन के, और 18,000 ब्याज के। तो 39,750 रुपये जो है टैक्सेबल इनकम है दूसरे मकान की। और तीसरे मकान का 1,05,600 एनुअल वैल्यू थी, उसमें से 31,680 जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 25,000 रुपये ब्याज के चुकाए हैं, 48,920 रुपये। तो तीनों मकानों का स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहा है। तीनों मकानों में से किन्हीं 2 मकानों को हमको जो है स्वयं के रहने का मानना है और एक मकान को हमको जो है किराए पर उठाया हुआ मानकर उसकी आय पर इस प्रकार से उसकी आय की गणना करनी है। तो जब तीनों मकानों का स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो पहले हम तीनों मकानों की आय की गणना इस प्रकार करेंगे जैसे तीनों मकानों को ही किराए पर उठाया हुआ हो। इफ ईच हाउस इज ट्रीटेड टू बी लेट आउट, लेट आउट मतलब किराए पर उठाया हुआ। तो पहले हमने इन तीनों मकानों की जो है आय की गणना इस प्रकार करी है कि जैसे इन तीनों मकानों को ही किराए पर उठाया हुआ हो। अब दूसरे स्टेप में इसी के आगे होगा, ये इसके नीचे हमको करना पड़ेगा दूसरा, इफ each house is treated, if each house is treated to be self occupied। अब हमको ये मानकर गणना करनी पड़ेगी तीनों मकानों की आय की कि जैसे तीनों मकान ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हों। हाउस फर्स्ट, हाउस सेकंड और हाउस थर्ड। पर्टिकुलर्स। तो जिस मकान में करदाता स्वयं निवास करता है उस मकान की एनुअल वैल्यू नील होती है, शून्य होती है, उस मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होता है। तो एनुअल वैल्यू अगर तीनों मकानों को ऐसा माना जाए कि तीनों मकानों में को सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनुअल वैल्यू होगी नील, तीनों मकानों की ही एनुअल वैल्यू नील होगी। और जब करदाता द्वारा मकान को स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उस मकान के संबंध में केवल ब्याज की कटौती दी जाती है। तो ब्याज की कटौती मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाती, जो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू दी जाती है वो नहीं दी जाएगी, केवल ब्याज की कटौती दी जाती है स्वयं के रहने के मकान में से। और ब्याज की कटौती तीनों मकानों के संबंध में पहले मकान की 10,000 रुपये, दूसरे मकान के लिए 18,000 रुपये और तीसरे मकान के लिए 25,000 रुपये ब्याज चुकाया गया था। टैक्सेबल इनकम, तो पहले मकान के संबंध में 10,000 रुपये की हानि है अगर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाए तो। दूसरे मकान को अगर स्वयं के रहने का माना जाए तो दूसरे मकान के संबंध में 18,000 रुपये की हानि होगी और तीसरे मकान के संबंध में 25,000 रुपये की हानि होगी। तो तीनों मकानों में करदाता स्वयं निवास कर रहा है और इन तीनों मकानों में से किन्हीं 2 मकानों को हमको स्वयं के निवास का मानना है और एक मकान को हमको जो है किराए पर उठाया हुआ मानकर उसकी आय पर हमको कर लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमने तीनों मकानों को किराए पर उठाया हुआ मानकर तीनों मकानों की आय की हमने गणना कर ली। दूसरे स्टेप में हमने तीनों मकानों को स्वयं के रहने का मानकर तीनों मकानों की टैक्सेबल इनकम की हमने गणना कर ली। स्टेप 2। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में हम करेंगे स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 में से स्टेप 2 घटा देंगे। स्टेप 1 में जो आय आ रही है उसमें से स्टेप 2 की जो आय आई है तीनों मकानों की वो हम घटा देंगे। पहले मकान को अगर जो है किराए पर उठाया हुआ माने तो पहले मकान की आय आती है 28,500 रुपये, जबकि पहले मकान को अगर हम स्वयं के रहने का माने तो पहले मकान के संबंध में हानि होती है 10,000 रुपये की। तो 18,500 रुपये की आय जो है अगर हम पहले मकान को किराए पर उठाया हुआ माने तो 18,500 रुपये की आय इसकी अधिक आ रही है।
दोनों की अगर तुलना की जाए, यानी कि पहले मकान को हम किराए पर उठाया हुआ माने और अगर पहले मकान को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, तो इन दोनों प्रकार की आयों में जो अंतर है वो आय में अंतर 18,500 रुपये की आय का अंतर है। 18,500 रुपये जो है धनात्मक है, प्लस में है। दूसरे मकान की को अगर किराए पर उठाया हुआ माने तो दूसरे मकान की आय है 39,750 रुपये, लेकिन अगर दूसरे मकान को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड माने तो उसकी हानि है 18,000 रुपये। तो जो अंतर है दोनों का, वो अंतर है 39,750 माइनस 18,000 रुपये, 21,750 रुपये का। और तीसरे मकान की जो अगर हम तीसरे मकान को किराए पर उठाया हुआ माने तो तीसरे मकान की आय है 48,920 रुपये, और अगर तीसरे मकान को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, स्वयं के रहने का माने, तो तीसरे मकान की हानि है 25,000 रुपये। तो 48,920 में से 25,000 घटा दिए जाएंगे, 23,920 रुपये जो है अंतर है स्टेप 3 में। स्टेप 1 में से स्टेप 2 को जब हमने माइनस किया, अब करदाता कम से कम जो है कर चुकाना चाहेगा, अपनी आय को कम से कम दिखाना चाहेगा, तो जिन दो मकानों की आय सबसे ज्यादा है उन दो मकानों को वो स्वयं के रहने का मानेगा, और जिस मकान की आय कम है उस मकान को वो किराए पर उठाया हुआ मानेगा। तो इन तीनों मकानों में से जब हमने स्टेप 3 में, जब स्टेप 1 में की जो आय की गणना की थी उसमें से स्टेप 2 की आय हमने घटाई, तो स्टेप 3 में हमने पाया कि जो दूसरा और तीसरा मकान है, इन दोनों मकानों की आय पहले मकान की आय की तुलना में अधिक है। तो करदाता जो है दूसरे और तीसरे मकान को स्वयं के रहने का मानते हुए जो है मकान संपत्ति से आय की गणना करवाना चाहेगा। तो स्टेप 4 में हम देखेंगे, स्टेप 4 में टैक्सेबल इनकम क्या हो रही है। टैक्सेबल इनकम हाउस सेकेंड एंड थर्ड डीम्ड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो दूसरा और तीसरा मकान जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे और तीसरे मकान की जो आय है वो अधिक होगी। उन दो मकानों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा, स्वयं के रहने का मानेगा, जिससे जो है उन दो मकानों का एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य नील होगी, और ब्याज के संबंध में कटौती देने के बाद में जो है मकानों से हानि होगी, ना कि आय। और जो मकान, जिस मकान की आय सबसे कम है उस मकान को वो किराए पर उठाया वो मानेगा, जिससे उसको जो है न्यूनतम आय हो उसको और न्यूनतम कर देना पड़े। तो दो मकान टैक्सेबल इनकम स्टेप 4 में गणना करेंगे तो दूसरा और तीसरा मकान जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जब हमने दूसरे और तीसरे मकान को माना था तब टैक्सेबल इनकम क्या थी, दूसरे और तीसरे मकान की 18,000 की हानि थी और तीसरे मकान की 25,000 रुपए की हानि थी। हम टैक्सेबल इनकम की गणना पे आ गए हैं अब स्टेप 4 में। तो हमने दो मकानों को अब सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया है, दूसरे और तीसरे को। तो जब दूसरे और तीसरे को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था तो इन दोनों मकानों के संबंध में हानि थी 18,000 और 25,000 की। और जो हाउस फर्स्ट है, हाउस फर्स्ट डीम्ड टू बी लेट आउट, और इसको किराए पर उठाया हुआ माना जा रहा है। तो जब हमने पहले मकान को किराए पर उठाया हुआ माना था तो पहले मकान से आय हो रही थी 28,500 रुपए की। तो तीनों मकानों की जो टैक्सेबल इनकम है, तीनों मकानों की जो टैक्सेबल इनकम है, एक मिनट, टैक्सेबल इसको स्टेप 4 को हम लिख सकते हैं सिलेक्शन। ये जो स्टेप 4 है ये सिलेक्शन का है, चुनाव का। तो हमने चुनाव किया है कि दूसरा और तीसरा मकान तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पहला मकान हम किराए पर उठाया हुआ मानेंगे। तो टैक्सेबल इनकम क्या हुई विकास की, 28,500 की आय है, दूसरे मकान से 18,000 की हानि है और तीसरे मकान से 25,000 की हानि है। और इन कुल जो इसकी आय है मकान संपत्ति से वो होगी 28,500 की आय है, दूसरे मकान से 18,000 की हानि है और तीसरे मकान से 25,000 की हानि है। तो मकान संपत्ति से जो आय होगी तीनों मकानों की वो होगी 14,500 रुपये की हानि। श्री विकास को इन तीनों मकानों से जो मकान संपत्ति की आय हो रही है, मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत जो विकास है उनको हानि हो रही है 14,500 रुपये की गत वर्ष 2019-20 में। तो आज के लिए इतना ही।
मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।